मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग फर्स्ट मॉड्यूल बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो सेकेंड मॉड्यूल मैंने दिया है, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में मैंने डिटेल्स अपलोड कर दिया है, बट फर्स्ट मॉड्यूल छूटा हुआ था। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। ओके, तो इंट्रोडक्शन क्या है कि सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री। तो बेसिकली बायोकेमिस्ट्री क्या है, अगर आप लिटरली वर्ड पे जाएंगे, बायो एंड केमिस्ट्री, मतलब जब केमिस्ट्री बायोलॉजिकल वे में काम करे तो अब केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री ऑल अबाउट केमिकल्स। तो केमिकल्स जब हमारे लाइफ के ऊपर आ जाता है, बायोलॉजी इज ऑल अबाउट लाइफ, तो लाइफ और केमिकल दोनों मिल जाता है और वो जहाँ हम पढ़ते हैं दैट इज बायोकेमिस्ट्री। तो अब यहाँ पे जितने भी टाइप के हमारे बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट ओनली ह्यूमंस, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर वहाँ पे कोई भी केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। तो अब ये बायोकेमिस्ट्री कैसे हुआ, जैसे हम कुछ खा रहे हैं तो सडन ब्रेक डाउन हो रहा है, क्या चीज की वजह से ब्रेक डाउन हो रहा है, तो हो सकता है पेप्टाइड इंजाइम्स की वजह से ब्रेक डाउन हो रहा है, HCl की वजह से ब्रेक डाउन हो रहा है। तो सर्टेन केमिकल्स है हमारे बॉडी में, लाइक इंजाइम्स, लाइक सम HCl और भी डिफरेंट डिफरेंट। तो वो वो केमिकल क्या कर रहे हैं हमारे लाइफ के लिए है, हमारे केमिकल प्रोसेस हमारी लाइफ में है। तो इनका स्टडी हम जहाँ पे करते हैं दैट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। ओके, तो अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि स्ट्रक्चर और इंटरेक्शंस बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स का जब भी पढ़ते हैं हम, मैक्रोमोलिक्यूल्स बड़ा मॉलिक्यूल्स, तो उसको हम लोग बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। अब ये बायोकेमिस्ट्री में क्या हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है, लिपिड्स हो सकता है, एंजाइम्स हो सकता है, मेटाबॉलिज्म्स हो सकता है, एवरीथिंग। और इसका बहुत वाइटल रोल भी है, क्योंकि आपको अगर नहीं पता है कि कौन सा दवाई किस प्रोसेस से टूट रहा है तो आप बना नहीं सकते हैं उसको, ऑब्वियस। तो इंट्रो बात तो आप समझ गए कि कोई भी केमिकल प्रोसेस अगर हम लाइफ में पढ़ रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। अब इम्पोर्टेंस क्यों है, हमको बायोकेमिस्ट्री की जरूरत क्यों पड़ी। तो पहले बायोकेमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा ब्रॉड फील्ड है, आपका इसका इस्तेमाल बहुत जगह पे कर सकते हैं। तो कहाँ पे हम कर सकते हैं, तो कुछ एक चीज़ हम जानते हैं कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो पहला कि एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, इससे क्या होगा कि हम फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं वहाँ पे। केमिकली हम फर्टिलाइजर्स बनाएंगे वैसा, या मैन्योर्स बनाएंगे, जिससे वहाँ पे ऐसे केमिकल्स बनाएंगे जो प्लांट्स में लाइफ दें। बायोकेमिस्ट्री आ गया। उसके बाद सेम लैंड के क्वालिटी को इनहेंस कर सकते हैं, फूड मटेरियल को प्रिजर्व कर सकते हैं, या फिर हम जेनेटिकली कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं। GMO का नाम सुना होगा आपने, इससे पहले जो सोशल फार्मेसी में हम लोग ने फर्स्ट में पढ़ा था, GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप। कोई भी क्रॉप में क्या करते हैं कि बायोकेमिकल से या बायो इंजीनियरिंग से क्या करते हैं, उसके जीन में हम बदलाव करते हैं। उससे क्या फायदा होता है कि हमको हायर एल्ड मिलता है, बेटर न्यूट्रिएंट्स मिल सकता है। तो ये सब चीज हम कर सकते हैं। उसके बाद हम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कितना होगा, तो कैसे करेंगे, जब तक हम बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। तो न्यूट्रिशन कितना डिटरमाइन करता है, कितना रिक्वायरमेंट है, ये भी डिटरमाइन करने में यूजफुल होता है। उसके बाद जेनेटिक्स या मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हम पढ़ते हैं, क्योंकि अभी एक मेटाबॉलिज्म चैप्टर होगा जहाँ पे आप टोटल पढ़ेंगे कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, कैसे टूट रहा है हमारे बॉडी में, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में हमारे बॉडी कैसे जा रहा है, ये टोटल चीज पढ़ेंगे। तो हेरिडिटी को भी स्टडी करने में काम देता है, न्यू ड्रग्स के डिस्कवरी में काम देता है, मेडिकेशंस को कैसे यूज कर सके। जब तक आप अपने बॉडी का केमिकल प्रोसेस नहीं जानेंगे तो कैसे जानेंगे, या कैसे नया फॉर्मुलेशंस लॉन्च करेंगे। तो इन सभी के लिए जरूरी है। उसके बाद और भी बहुत सारा पैथोलॉजिकल में, जैसे कि हम बायोकेमिकल एस्टिमेशन करते हैं, AST ALT का, कि यूरिया लेवल जांचते हैं हम अपना, क्रेटिनिन लेवल जांचते हैं हम अपना, कैसे बायोकेमिकल प्रोसेस के तहत ही हम जांचते हैं। उसके बाद हमको पता चलता है अच्छा इसके बढ़ने से हमको ये बीमारी हुआ है। ये सारे प्रैक्टिकल्स में आप पढ़ेंगे। फिर जितने भी चैप्टर हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, व्हाटएवर, सभी का न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, या ज्यादा होने से या कम होने से क्या बीमारी हो सकता है, क्या लक्षण हो सकता है, ये टोटल। तो कोई भी आदमी के सिक में या पैथोलॉजी में ये इम्पोर्टेंट हो सकता है।
उसके बाद एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था वो था स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी। फार्मेसी में बायोकेमिस्ट्री की क्या उपयोगिता है, क्या स्कोप है, क्यों पढ़ना चाहिए। अब कोई भी बायोकेमिकल तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहा है तो उसको या फिर मेडिसिन में काम कर रहा है या फार्मा इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो जब तक उसको बायोकेमिकल नॉलेज नहीं होगा, सफिशिएंट नॉलेज नहीं होगा, तो उसको पता कैसे चलेगा कि मेटाबॉलिज्म क्या है, कैसे हमारा ह्यूमन फंक्शंस कर रहा है, कैसे हमारे एंजाइम्स काम कर रहे हैं। तो अगर बेसिकली वो ये नहीं जान रहा कौन सा एंजाइम कब काम कर रहा है, किस पे काम कर रहा है, तो वो नया ड्रग्स का इनोवेशन नहीं कर सकता। तो बायोकेमिस्ट्री क्या कर रहा है कि विटामिन के रोल और फंक्शंस बता रहा है। बेटा ये पढ़ के हमको पता चल रहा है कि इसका कितना रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी में। विटामिन हमको मैक्रो में नहीं है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आता है, मतलब माइन्यूट चाहिए हमको। अगर आप बहुत ज्यादा विटामिन खा रहे हैं तो उससे आपको डेफिशिएंसी हो सकता है, उससे आपको एक्सेसिव लेने के कारण बीमारी हो सकती है। तो यहाँ पे जो भी खाना खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट सभी का फिक्स रिक्वायरमेंट हमको बता रहा है, और ये अगर आप नहीं जानेंगे तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकता है। तो फार्मा वाले अगर ये जान ले कितना अमाउंट में है तो उतना ड्रग्स में वो रखेंगे। ऑब्वियस अगर सप्लीमेंट बना रहे हैं कोई भी का या न्यूट्रिशनल कुछ भी इस टाइप का बना रहे हैं तो। नेक्स्ट है कि हमारा जो भी ड्रग्स बन रहा है तो वो हमारे बॉडी में जा रहा है तो डायरेक्ट वो टारगेट साइट पे नहीं पहुंच रहा है। ओरली भी हम जो दवाई खा रहे हैं वो हमारे जीआईटी तक जा रहा है, वहां पे डिफरेंट एंजाइम्स उस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि एंजाइम्स को नहीं पता कि वो खाना है या दवाई है। तो टारगेट ऑर्गन तक साइट तक पहुंचने से पहले उसको डिफरेंट एंजाइम का सामना करना पड़ता है, डिफरेंट केमिकल का सामना करना पड़ता है। तो एक फार्माकोलॉजिस्ट को हमारी पूरी बायोकेमिकल एस्पेक्ट एक ह्यूमंस का उसके पास होना चाहिए, तभी वो दवाई को डिजाइन कर सकता है, बताएगा कि मोड ऑफ एक्शन क्या है। अगर वो एसिडिक मोड में नहीं जाना है तो कैसे क्या एंट्री कोटिंग करेगा या क्या करेगा। तो उसके लिए बायोकेमिस्ट्री पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बायोकेमिस्ट्री फार्मेसी में ये स्कोप है वो इतना इम्पोर्टेंस है। पैथोलॉजी में मान लीजिए कोई फार्मासिस्ट पैथोलॉजी में काम कर रहा है तो बायोकेमिकल एनालिसिस करेगा, यूरिन का करेगा या ब्लड का करेगा, तो वहां से पता चलेगा कि हाँ इसमें कार्बोहाइड्रेट्स लेवल ज्यादा है, ग्लूकोज लेवल ज्यादा है, दैट मीन्स कि वो पेशेंट डायबिटीज से है। प्रोटीन्स बहुत ज्यादा है, प्रोटीनीमिया हो सकता है, या यूरिया लेवल बहुत ज्यादा है तो गाउट हो सकता है। तो वहां पे भी उसको पढ़ना पड़ेगा बायोकेमिस्ट्री ऑब्वियस। तो ऐसे ही हम लोग डाइजेशन के बारे में एनाटॉमी जो पढ़ते हैं हम लोग डाइजेशन, तो सिर्फ डाइजेशन नहीं होता, ह्यूमन बॉडी है तो सिर्फ लाइफ ही नहीं है, वहाँ पर बहुत सारा केमिकल प्रोसेस है। डाइजेशन के फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा या एक वीडियो भी है डाइजेशन पे, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं कि कैसे केमिकल वर्क करता है। सिर्फ डाइजेशन बॉडी में नहीं हो जाता, बहुत सारे केमिकल बाइल जूस आते हैं, पैनक्रेटिक जूस आते हैं, एचसीएल आते हैं, उसके बाद होगा। और ये सारा प्रोसेस क्या है, बायोकेमिस्ट्री। तो कोई भी चीज के लिए बायोकेमिकल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि डिजीज के बारे में आप जान सकते हैं, कोई भी बायोकेमिकल एस्पेक्ट को आप जांच करके कि आपको डायबिटीज है, बाइल बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो जॉन्डिस है। तो ये इम्पोर्टेंस है फार्मेसी में बायोकेमिकल, राइट? इट्स क्लियर ना, ओके। अब एक और चीज में पढ़ना है से एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये टिपिकली आपने जो सेल चैप्टर पढ़ा था हैप में वो पूरा डिट्टो है, सेम टू सेम है। तो फर्स्टली तो थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं। तो व्हाट इज सेल? तो सेल क्या है, हम सभी लोग जानते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट, इसमें किसी को भी कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ का, उससे टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन बॉडी। तो अब उसके अंतर्गत क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस है वो पढ़ना है। तो फर्स्टली रिबोसोम्स, तो ये स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो उसी पे ये जो स्मॉलर यूनिट्स आपको दिख रहा है दैट वन, ये जो स्मॉलर स्मॉलर यूनिट है, इसको ही गोल गोल सा जो दिख रहा है उभरा हुआ, दैट इज कॉल्ड रिबोसोम्स। ओके, तो ये पूरे पे नहीं होता है, एंडोप्लाज्मिक के ऊपर ही रहता है, बट दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, एक स्मूथ और दूसरा रफ। रिबोसोम जो उभरा उभरा है इस कारण क्या करता है कि सतह को रफनेस दिखाता है, इसलिए उसका नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ता है। तो रिबोसोम क्या है कि जहाँ पे न्यूक्लिक एसिड ट्रांसलेट होता है और प्रोटीन सिंथेसाइज होता है।
या प्रोटीन इसका मेन काम क्या है, न्यूक्लिक एसिड ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन का ट्रांसलेशन होता है, दूसरा सिंथेसाइजेशन होता है, मेन हम यही जानेंगे। उसके बाद इसका डायमीटर दिया हुआ है, इसमें रिबोसोमल आरएनए का बना होता है, प्रोटीन रहता है, और ये फ्रीली साइटोसोल पे घूमते रहता है, कहीं इधर उधर नहीं जाता है। तो अब ये जो हम यूकारियोटिक्स हैं, ऑब्वियस ह्यूमंस यूकारियोटिक हैं, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रफ आरईआर पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इवन रफ इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे रिबोसोम उभरा है, इसलिए इसका सरफेस जो है खराब कर देता है, रफ टाइप का दिखता है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, इसका मेन फंक्शन यहाँ पे आपने देख लिया कि न्यूक्लिक एसिड का ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस है। ये जो आपने देख रहा है ये बिंदु बिंदु टाइप का, दैट इज माय क्वेश्चन। तो ये सारा क्या है, हमारा आरईआर है, रिबोसोम्स है, और किस पे प्रेजेंट है, आरईआर पे। ओके, ना दूसरा है सेल मेम्ब्रेन। ये तो सभी जानते हैं कि परमेबल हमारा जो सेल है वो परमेबल बैरियर्स है, ताकि कोई भी चीज फ्लो इन कर सके और आउट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूक्लियस, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा। तो ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत ज्यादा है, वो एक कवर्ड है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्रोमेटिन है। तो न्यूक्लियस का मेन काम क्या है, ये मेनली क्या करता है, इसमें क्रोमेटिन रहता है, और हमारा जीन जो हम जानते हैं जेनेटिकली, हम जो बेसिकली जानते हैं कि हम अपने पेरेंट्स के जैसा दिखते हैं, या हमारा पेरेंट्स से हमको जीन आया हुआ है, वो ड्यू टू न्यूक्लियस से ही आता है, क्योंकि वहीं पे हमारा जो भी कोर चीज है प्रिजर्व रहता है। ओके, जीन कोडिंग होता है, डीएनए आरएनए व्हाटएवर। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये फोटो देखा है, ये दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे दो सरफेस है, स्मूथ स्मूथ और रफ। रफ में रिबोप्लाज्म के कारण ये रफ सरफेस है, इसलिए इसका नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा। दूसरा का स्मूथ सरफेस है, वहाँ पे कोई ओवर खाबर नहीं है, दैट्स वाई स्मूथ रेटिकुलम। अब इसका मेन फंक्शन क्या है वो हम देखते हैं। तो ये जो स्मूथ है वो क्या करता है, लिपिड सिंथेसिस करता है। लिपिड क्या है, हमारा फैट वाला चीज। तो वो जैसे सिंथेसिस करेगा तो ऑब्वियस, अब जब घी छूते हैं तो क्या वो रफ दिखता है आपको, नहीं, वो सारा आपको स्मूथ दिखता है। तो इसीलिए इसका काम क्या है, लिपिड सिंथेसिस करना, और इस कारण ये स्मूथ भी रहता है। दूसरा, कुछ भी डिटॉक्सिफाई करना भी इसका काम है संभव। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होगा, तो ऑब्वियस ये क्या चीज में काम करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में, क्योंकि वहां पे रिबोसोम प्रेजेंट है, तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस ट्रांसलेशन ये सब में काम करेगा, आरईआर। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है, आप बचपन से पढ़ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हमारा एटीपी करेंसी है, हमारी बॉडी का एनर्जी करेंसी है, एक फैक्ट्री है जो एटीपी जनरेट करती है। तो ये तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं। तो अब ये कहाँ कहाँ से करती है, ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन से करती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ये एटीपी का निर्माण करती है आपकी बॉडी में। तो ये इसका स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया। दो लेयर रहता है, इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, रिबोसोम्स है, फिगर ये आपने आपने पढ़ा होगा ना। गोल्जी एप्रेटस, गोल्जी एप्रेटस में क्या है, एक स्टैक है, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, और इसमें बहुत ज्यादा एंजाइम्स रहते हैं। ये क्या करता है कि प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को भी कभी कभी प्रोटीन में बदल देता है, ताकि वो सिस्टर्नी से पास कर सके। ओके, दिस इज द फिगर। उसके बाद सेंट्रियोल्स आता है। तो सेंट्रियोल्स का मेन काम क्या है, न्यूक्लियर डिवीजन में। अब यहाँ पे देखिए एक स्टैक, क्या बोलते हैं उसको, लकड़ी का बंडल वैसा ही रहता है, और ये क्या करता है, रीजनरेट, सेल्फ जनरेटिंग होता है। मदर, अब जो जनरेट बनेगा तो उससे फिर से जनरेट होगा, तो दैट इज कॉल्ड डॉटर सेंट्रियोल्स। जो मेन है उसको मदर सेंट्रियोल्स, उससे जो जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड डॉटर सेंट्रियोल्स। तो सिर्फ रेप्लिकेटिंग है, और साइटोप्लाज्म में रहता है न्यूक्लियस के बगल में। ओके, इसका काम न्यूक्लियर डिवीजन के समय में होता है। उसके बाद वैक्यूल्स होगा, एक मोटा सा कुछ व्हाइट वाला, ये जो आप देखते हैं एक बड़ा सा जहाँ पे कुछ भी नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूल्स। इसका मेन काम है स्टोरेज। वैक्यूल्स का क्या काम है, स्टोरेज, फूड को स्टोर करता है, कुछ नेसेसरी मटेरियल को स्टोर करके रखता है, कभी कभी अनवांटेड स्ट्रक्चर्स को बाहर भी करता है, दैट इज द मेन रोल ऑफ वैक्यूल्स। उसके बाद आता है लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम क्या है, गार्बेज, जो भी खराब चीज है उसको इंगल्फ कर लिया, तो दैट इज द वर्क ऑफ लाइसोजाइम।
सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है। पेरिक्सोसोम का भी स्ट्रक्चर सिमिलर ही है। यहाँ पे ये यहाँ पे भी क्या है कि टॉक्सिन से रिमूव करना ही काम होता है। ओके, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर प्रोटीन्स पे आएंगे हम लोग।